हेलो डियर स्टूडेंट्स, जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के प्रश्नों को दिखाया जाता है, अपारदर्शी चित्रों को दिखाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी चित्रों को किसके द्वारा दिखाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टेलीस्कोप देखिए नहीं होगा, बाइस्कोप सीकर वाला नहीं होगा, रेडियोस्कोप भी नहीं होगा, कौन सा होगा? एपिडाइस्कोप होता है। एपिडाइस्कोप क्या होता है? इसमें बुक का जो पृष्ठ होता है उसको उसके सामने लगा देते हैं, और सामने लगा देते हैं तो सामने दीवार पर या जो पर्दा होता है उसके ऊपर किताब का जो चित्र होता है, पुस्तक का जो चित्र होता है वो उसके ऊपर हूबहू दिखाई देता है। इस तरह से तो चित्रों को, अपारदर्शी चित्रों को पुस्तकों के प्रश्नों को दिखाया जा सकता है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लें हम इस तरह से कि ये जैसे एक चित्र है और ऐसे उसके आगे कर देते हैं और आगे रखेंगे तो सामने वाले भाग के ऊपर क्या बन जाएगा? इसमें चित्र दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सकता है। स्कूल में ढाल सकता, बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। पाठ्यक्रम जो होता है उसी के अनुसार बच्चे को अपन क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं। जैसा पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुसार ढल सकता है बच्चा। ये बात कौन कहते हैं? ये बात कनिंघम कहते हैं। ऐसी परिभाषाएं तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, 2-4 बार देखेंगे। स्कूल में ढाल सकना है ना, किसके द्वारा? कनिंघम। कनिंघम इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उद्देश्य के अनुसार, शिक्षार्थी को अपने उद्देश्य के अनुसार, जैसे योग का उद्देश्य है तो योग के अनुसार बच्चे को ढालना है। साइंस का पाठ्यक्रम है तो बच्चे में वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। शारीरिक रूप से अपन को चीज लें तो वहाँ उसका उद्देश्य हो जाएगा कि शरीर को क्या करना? बलिष्ठ करना है। तो ये क्या है? पाठ्यक्रम के हिस्से हैं। और पाठ्यक्रम का उद्देश्य जो होगा वो क्या है? वो है अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। यार स्कूल में ढाल सकने वाली बात कौन कहते हैं? कनिंघम महोदय कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को नहीं दर्शाती? देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अंडरलाइन करते हुए चलना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों को दर्शाती है? अपन नहीं छोड़ोगे। आप जैसे ही नहीं छोड़ोगे ऐसी अवस्था में पहला ऑप्शन क्या दिखेगा? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, झट से अपन कर जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या करें? नहीं की बात हो रही है। नहीं तो जिज्ञासा प्रवृत्ति तो होती है। अंधविश्वासों में विश्वास, एक बार देखते हैं। उदार मनोवृत्ति भी होती है, जिज्ञासा प्रवृत्ति भी होती है, कार्यकारण के संबंध में विश्वास भी होता है। अंधविश्वासों में विश्वास नहीं होता। किसमें? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण दर्शाता है। वहां तो अंधविश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र किसके लिए? ब्लूम। क्षेत्र का निम्नतम स्तर है। 6 स्तर थे उसमें। ज्ञान है, बोध है, प्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। 6 थे ना? कौन कौन से थे? 4 आपके सामने हैं। ये जैसे 1 नंबर वाला हो गया, ये 2 नंबर वाला हो गया, ये 3 नंबर वाला हो गया, ये 4 नंबर वाला हो गया। एक इसमें संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। और 5वां कौन सा हो जाए? 6ठा कौन सा हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। ये 5 और ये 6 इस तरह से हो गए। क्या कर रहे हैं? निम्नतम स्तर की बात कर रहे हैं। तो निम्नतम स्तर आप इनमें बताओ कि जैसे इस रूप में अपन लें कि ज्ञान के लिए या शिक्षण में रटने की जो प्रवृत्ति होती है वो मनोवैज्ञानिक है या नहीं है? बताइए। मनोवैज्ञानिक नहीं है। रटने की प्रवृत्ति का जो स्तर होता है वो शिक्षण में सबसे निम्नतम माना जाता है, निम्नतम स्तर होता है। और यहाँ ज्ञानात्मक उद्देश्य की अपन बात करें तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आता है, रिकॉल और रिकॉग्निशन होता है, जहां आपको जो कोई भी तथ्य है वो आपको हूबहू क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। सिद्धांत है, नियम है, तथ्य हैं, सूत्र हैं, परिभाषाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको जब हम याद करते हैं ये सारी चीजें वो किस में आती हैं? ज्ञान में आती हैं। तो निम्नतम स्तर यहाँ कौन सा होगा? निम्नतम स्तर में कौन आता है? ज्ञान आता है। क्योंकि ज्ञान यहाँ ज्ञानात्मक जो उद्देश्य है वह किस पर जोर दे रहा है? वो रटने के आधार पर इसमें जोर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में, यहां लास्ट वाली लाइन पे संदर्भ में सही नहीं है? फिर नेगेटिव अप्रोच। नहीं वाले प्रश्न में क्या होगा, अपने को चारों ऑप्शन पर आना पड़ेगा। बिल्कुल 3 आपको आएंगे, चारों आपको आएंगे, तभी आप उसमें सेलेक्ट करते हो। नेगेटिव अप्रोच वाले प्रश्न सर्वाधिक आजकल पूछे जाते हैं। तो नहीं है क्या चीज, विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी है। क्या सही है क्या ये बात? विज्ञान अस्थायी होता है या अस्थायी? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। अरे ये दोनों हो गए, देखो ये वाला और इन दोनों में आओ। ए कह रहा है अस्थायी, ए कह रहा है स्थिर कह रहा है। अपन देखते हैं कई बार मिल जाता है उसमें, इनमें से एक होगा। विज्ञान की प्रकृति नहीं है। नहीं है का मतलब कि नहीं क्या है, विज्ञान बिल्कुल अस्थायी है, विज्ञान स्थायी नहीं है। विज्ञान में परिवर्धन और संशोधन की प्रक्रिया होती है। विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, धीरे धीरे जो प्रक्रियाएं हैं, नई नई खोज हैं, अपन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो विज्ञान क्या है? परिवर्धन व संशोधन की प्रक्रिया है। इसलिए विज्ञान हमेशा कैसा है? विज्ञान हमेशा अस्थायी है। बिल्कुल अस्थायी है, सही है ये। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, क्योंकि आप किसी चीज पर जब संदेह करोगे उसी अवस्था में ही अपन क्या करते हैं, नई चीज की खोज करते हैं। लेकिन एक इसमें ध्यान में रखना, विज्ञान के जैसे नियम हैं तो नियमों पर संदेह नहीं कर सकते। कारण क्योंकि नियम प्रेक्षण आधारित होते हैं, प्रयोग आधारित होते हैं। प्रेक्षण और प्रयोग क्रियात्मक क्रियाविधि हो गई, उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम नियम या कोई सूत्र बनाते हैं, तो उसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। लेकिन विज्ञान के ऊपर जैसे कोई भी चीज खोजी गई है, जैसे ऊर्जा के लिए बात करूं मैं कि सापेक्षिकता का सिद्धांत था E=mc², उसी के बाद में क्या आया है, E=h न्यू आया है। आया कि नहीं आया? क्योंकि वहां किस रूप में संदेह किया गया, प्रकाश जो था, पहले प्रकाश को न्यूटन ने कणी का सिद्धांत दिया कि प्रकाश जो है कणों के रूप में संतरित होता है। लेकिन हाइगेन ने फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, हाइगेन ने उसके ऊपर संदेह किया। और हाइगेन ने कौन सी चीज दे दी कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में क्या होता है, संतरित होता है। तो संदेहवाद वाली चीज में आप क्वेश्चन को देखना, नियम वगैरह जो है वो प्रेक्षण आधारित होंगे तो संदेह नहीं होगा। लेकिन विज्ञान की प्रकृति संदेहवाद पर विश्वास करती है। तो ये वाली चीज भी क्या है, सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया, बिल्कुल विज्ञान जो है ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर के लिए करा है, जबकि विज्ञान की प्रक्रिया क्या होती है, परिवर्तित, या मैं यूं कह दूं गतिशील। आ गया, गतिक। प्रत्येक ज्ञान जो होता है, प्रत्येक विषय जो होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है। तो इसमें कौन सा है, सिर्फ डी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। बिल्कुल प्रश्न आना है 2005 NCF 2005 नेशनल करिकुलम और फ्रेमवर्क से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिले, आप अपने नोट्स में उतारते हुए चलिए। इन दिनों एक कॉपी फ्रेश पेज अपने पास में रखिए। NCF के जो भी प्रश्न मिलते हैं उनको उस पर नोट करिए। एग्जाम के पहले दिन, 2 दिन पहले जिनका अपने को रिवीजन करना होता है, क्योंकि 1 या 2 प्रश्न इससे आने होंगे। तो इसमें क्या है, अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा है। अच्छी विज्ञान शिक्षा कौन सी है, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। बिल्कुल, विज्ञान शिक्षा कौन सी होगी, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सही है। सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। एक परिवेश, पर्यावरण, ये भी ध्यान में रखना। विज्ञान जो होती है लाइफ साइंस है अपन जिसको बोलते हैं, या फिर आप देखो छोटे बच्चे जो हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं, उनकी विज्ञान की जो बुक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है पर्यावरण अध्ययन। एक और चीज बताऊं, पर्यावरण अध्ययन तो है ही, उस किताब पर एक और नाम अंकित होता है और वो होता है हमारा परिवेश। हमारा परिवेश, तो हमारा परिवेश, पर्यावरण अध्ययन किसको बता रहा है, पर्यावरण के प्रति सच्ची होने की बात को बता रहा है। शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ये 2 चीजें आ रही हैं, शिक्षक के प्रति, तो शिक्षक के प्रति नहीं, किसके प्रति, विज्ञान के प्रति। ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो कि ABD किस में मिल रहा है, ये चौथे ऑप्शन में मिल रहा है, ABD। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है, किसके लिए, बाल केंद्रित आकलन के लिए है। कौन सा है बाल केंद्रित आकलन के लिए,
पोर्टफोलियो, बच्चे का संपूर्ण विवरण उसमें होता है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो बच्चे की प्रगति का निर्धारण करने का एक सूचक होता है। फिर ये भी है, इसमें पोर्टफोलियो है, अवधारणा मानचित्र भी है। पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं है, बाल केंद्रित आकलन के लिए पेपर पेंसिल परीक्षण नहीं होता। और जर्नल लिखना, बच्चे के लिए बच्चे के बारे में लिखना जो है वो भी उससे बाल केंद्रित आकलन के अंतर्गत आता है। तो ए बी डी, इसमें भी कौन सा होगा, ए बी डी पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चे जो लाइव हैं एक बार मैं देख लेता हूं तो उनके ये भी रह जाए कि कितने बच्चे हैं लाइव जो इस टाइम चल रहे हैं। सुमन है, अनीता है, जयराम खरबाश, सुनीता मीना, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, तैयारी ठीक चल रही है ना, बिल्कुल दबाव में नहीं होना, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है ना। जिस दिन प्रेशर ले लिया उसी दिन तैयारी में विघ्न पड़ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है। अब यहां अपन क्या करते हैं, यहां तीनों चारों ऑप्शन अपनी ओर खींचेंगे। पहले आपको बता दो, जैसे देखो, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम, व्यस्त करने में कैसे हो, सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। भाई ये भी सही है, विज्ञान एसी आ गई आपके पास में, साधन आ गए, प्लेन आ गई, किसने बनाई, विज्ञान बनाई है, विज्ञान आसान जीवन, पंखा है, आपकी तकलीफें जो हैं विज्ञान क्या करती है, दूर करती है, ये भी सही है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। कौन सा होगा इसमें, ये वाला। चारों जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं कि मैं भी हूं, मैं भी हूं, कौन सा होगा बताइए, मैं देखता हूं इसमें कौन सा, क्या बता रहे हो आप। 3 नंबर, इस क्वेश्चन का जवाब दो। 128 का, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ है अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। जवाब हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनीता सैनी का भी जवाब आ रहा है, सुभिता भामू, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। बिल्कुल ये वाले क्वेश्चन आपको बताऊं, सारे ऑप्शन अपनी ओर खींचेंगे, पहले कह रहा हूं सारे ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन जो करेगा वही अपना सही मानेगा, इसमें जो करेगा वही सही लगेगा। विज्ञान, अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसमें भी होती है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम है। लेकिन सबसे प्रभावी जिसकी बात अपन करें उसमें क्या है, ध्यान देना, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, विज्ञान, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब उसमें पैदा होगा तो वो वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने में क्या होगा, सक्षम होगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जब पैदा होगा तो बच्चा कोई भी कार्य जो होगा उसको वैज्ञानिक ढंग से करना सीखेगा। तो सबसे बेस्ट जो इसमें ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पहला होगा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु क्या करे, तैयार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अच्छी विज्ञान शिक्षा को किसके प्रति, बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसको, अच्छी विज्ञान शिक्षा को, का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं, जो विज्ञान हम पढ़ाते हैं वो बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए, सार्थक जो पक्ष हैं उन्हीं के बीच में क्या होना चाहिए, कन्वर्सेशन होना चाहिए। बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। इसमें कौन सा होगा बताइए, इसमें कौन सा आएगा। श्रवण एक बता रहा है, सुनीता पीछे वाले क्वेश्चन के बता रहे हैं, ये इस क्वेश्चन के जवाब चाह रहा हूं। क्या 180 कौन सा आएगा, देखो वापस
बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, बिल्कुल विज्ञान का शिक्षण परिवेश से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन क्या है, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए। कहाँ ईमानदार होना चाहिए? परिवेश के बारे में पढ़ते हैं, विज्ञान की विषय वस्तु को सार्थक पक्षों में संप्रेषित करते हैं, लेकिन बच्चे के प्रति किसकी बात अमल करें? बच्चे के प्रति कब ईमानदार होगी विज्ञान? आप परिवेश से संबंधित चीज तो पढ़ा रहे हो, लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, उसको पहले ही आप H2O के अंदर ले गए, आप जल के बारे में नहीं बता रहे हो। जल जो है उसकी रासायनिक भूमिका के रूप में बता रहे हो, रासायनिक रूप में बता रहे हो जल को, आप जल को भौतिक रूप में बता रहे हो आप कि H2O 2 अणु है, O है 16 2 जो जैसे भी आप। लेकिन वहां अपन प्रारंभ में विज्ञान जब बच्चों को बताएं तो वो कैसे होनी चाहिए? उसके लेवल की होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ही प्रतीक नहीं लेंगे हम, स्टार्टिंग में बिल्कुल उस लेवल की होनी चाहिए। तो विज्ञान ईमानदार कब होगी? जब बच्चे को समझ आने योग्य होनी चाहिए। यदि समझ नहीं आएगी तो परिवेश तो ले लो, आप पढ़ा दो। मैं आपसे पूछ लूं, आपके परिवेश की बात कर रहा हूं, आप बता दो मेरे को, ये कार्बन रेखा क्या होती है? कार्बन रेखा हर देश की समुद्री सीमा होती है, हर देश की लैंड जमीन की सीमा होती है, तो अंतरिक्ष वाली सीमा कौन सी होती है? ये कार्बन रेखा अपने परिवेश में ही आ रही है, पृथ्वी सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और इस 100 किलोमीटर की ऊंचाई के नीचे का जो भाग होता है वो भी अंतरिक्ष में प्रत्येक देश का अलग अलग बंटा हुआ होता है। 100 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग है अंतरिक्ष वाला, उस पर संपूर्ण मानव जाति का हक है, किसी देश का नहीं है। तो देखो, ये भी तो परिवेश की चीज थी, लेकिन आपके सिलेबस से बाहर है, इसलिए आपके सिलेबस के स्तर की होनी चाहिए। ये आरएस वालों के लिए है, ये एसआई वालों के लिए है, रिट वालों के लिए नहीं है। इसलिए कौन सी चीज होगी कि बच्चे के प्रति ईमानदार कब होगी? बच्चे को समझ आने योग्य होनी चाहिए। चारों ऑप्शन अपनी ओर खींचेंगे, पहले कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में जो करेगा वही मानेगा कि मेरा सही है। नेक्स्ट, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी कर सकता है। यह निम्नांकित में से किस व्यवहारगत परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? देखो, की में बच्चे पहुंच गए थे, कुछ एक नहीं बताया कि सर अंतर। मैं एक चीज पूछूं, आप ये बताओ, ये अनुमान है या भविष्यवाणी? दोनों सेम ही है या अलग अलग होते हैं? पहले तो ये बताओ। भविष्यवाणी करना, अनुमान लगाना, ऐसे बिल्कुल, यदि बहुत गहराई में जाएं तो बिल्कुल अलग है। अनुमान जहां होता है अवबोध में आता है। आप उद्देश्य से देखना, 5-5, 6-6 पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं। अनुमान अवबोध के अंतर्गत आएगा, और भविष्यवाणी जो है वो ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आएगी। ज्ञानोपयोग के अंतर्गत किस रूप में आएगी? सिंपल सा उदाहरण बताऊं मैं, कि जब भी दक्षिण से हवाएं चलती हैं, अपने दक्षिण की तरफ समुद्र है, दक्षिण की तरफ से आने वाली हवाएं नमी युक्त होती हैं, और दिखनाद, मारवाड़ी में कहते हैं कि दिखनाद भाल चाले, तो बरसात आती है 1-2 दिन बाद में। तो किसी आदमी ने ये अनुभव किया, ज्ञान किया, उसको ज्ञान है कि दक्षिण की तरफ समुद्र है, और समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो अपने साथ में क्या लेकर के आती हैं? बरसात लेकर के आती हैं, बादल होंगे, बादलवाई होगी। तो वो बच्चा क्या कर सकता है? 2 दिन पहले दक्षिण की हवाएं चल रही हैं, तो वो क्या कह देगा? वो कह देगा कि 2 दिन बाद में बरसात होगी। क्यों? उसको क्या था? ज्ञान था। उसने ज्ञान का वहां क्या किया? उपयोग किया है। तो इसमें अवबोध नहीं होकर के क्या आएगा? ज्ञानोपयोग आएगा। इसमें सुधार लेना। भविष्यवाणी जहां भी होगी, भविष्यवाणी ऐसे नहीं होगी। मैं ऐसे नहीं कह सकता आज बादल देखूं और बादल देखने के बाद मैं कह दूं कि आज शाम को 6 बजे रसगुल्लों की बारिश होगी। क्या कह सकता हूं? क्या ये भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी कुछ नजदीक होती है, होता ही नहीं होता। तब ये कहेंगे बादलों को देख करके उस ज्ञान का उपयोग करते हुए कहेंगे कि आज बादल हैं, गहरे काले बादल हैं, इसलिए क्या होगी? बरसात होगी। नेक्स्ट देखो, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए। अब कुछ ये कहते हैं सामान्य बच्चों के लिए कैसे होगी? मैं कहता हूं प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसके लिए भी होती है। एक प्रतिभाशाली बच्चा है, एक बच्चा प्रतिभाशाली है, लेकिन उसको मैथ्स में जैसे घातांक करने वाला टॉपिक है, उसमें कुछ टिपिकल सी समस्याएं उससे नहीं हो रही, उससे गलत हो रही हैं।
एक प्रतिभाशाली बच्चे से घातांक करने के प्रश्न नहीं हो रहे, क्या करेंगे जी उस बच्चे को? क्या उपचार नहीं दोगे आप? प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उसके लिए भी उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक शिक्षण के दो कैटेगरी होती हैं, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक रूप से भी होता है, और उसमें यूनिट वाइज ये नहीं है कि पूरा ही अपन कराएं, कोई स्पेशल टॉपिक जो होता है उसके लिए भी क्या दिया जा सकता है, उपचार दिया जा सकता है। आपके अंगुली के थोड़े से भाग के लग गई तो उपचार इसके लिए होता है, पूरी बॉडी के लिए थोड़ी होता है, इसके लिए भी होगा। एक बिल्कुल कमजोर आदमी है, वहां उपचार किसके लिए होगा? उसकी पूरी बॉडी के लिए होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें इन में सभी के लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न था सुमेलित वाला। सुमेलित में क्या करेंगे? मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिगत विचार रुचि का प्राप्तांक पर प्रभाव नहीं पड़ता। प्राप्तांक पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्या आएगा? देखो चार ऑप्शन ढूंढते हैं, एक मिनट। विभेदकारिता नहीं होगा उसमें, वैधता, निदानात्मक भी नहीं होगा। पहले की बात कर रहा हूं मैं एक बार, विभेदकारिता नहीं होगा। अब बात आई वैधता, वेद वाला भी नहीं है। वेद तो ये होता है कि जैसे आप प्रयोगशाला विधि प्रयोग कर रहे हो तो प्रयोग में क्या होगा? प्रयोगशाला में आपको प्रयोग करना पड़ेगा। आप प्रयोग नहीं कर रहे हो और सीधी फाइल जमा करा रहे हो, जैसे आजकल चल रहा है। कोरोना काल के कारण प्रैक्टिकल नहीं होकर के सीधी क्या ले रहे हैं? फाइल जमा कर रहे हैं, और फाइल के आधार पर क्या दे रहे हैं? नंबर दे रहे हैं। वैध नहीं है। वैध कौन सा होगा? बच्चों से प्रैक्टिकल कराएं, उनके जो परीक्षण आए उनको चेक करें और फिर प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर दें, वो वैध होगा। सीधी फाइल जमा कर ली, नंबर दे दिए, वैध नहीं है। लेकिन यहां क्या है? प्राप्तांक पर प्रभाव नहीं पड़ता। किसके? व्यक्तिगत विचार के। ये किस में? ये कौन सा होगा? तो एक तो आता है विश्वसनीयता और एक वस्तुनिष्ठता। इसमें मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे एक प्रश्न है कि श्रीनगर राजस्थान की राजधानी है। अब ये वाला प्रश्न है, इसका उत्तर क्या है? जयपुर है। सब मेरे को जयपुर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत पोल्यूशन है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, वहाँ मेरे को रोजगार नहीं मिला, मैं परेशान हुआ, जयपुर को देखते ही मेरे को झुंझलाहट आती है। अब ये प्रश्न मेरे सामने आ गया कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, क्या गलत कर दूंगा क्या मैं? सही मानना ही पड़ेगा। एक को जयपुर बड़ा पसंद है, जयपुर, तो क्या इस एक की जगह 2 नंबर दे देगा क्या वो? इसमें नहीं दे पाएगा ना। कौन सा होगा बताओ फिर? इसमें व्यक्तिगत विचार का प्राप्तांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सा आएगा? वस्तुनिष्ठ होगा। ध्यान रखना, इसमें वस्तुनिष्ठता होगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन करने पर प्राप्तांकों में अंतर नहीं आए, वो विश्वसनीयता होती है। क्या होगी? विश्वसनीयता होगी। इस मूल्यांकन द्वारा मेधावी व पिछड़े छात्रों के मध्य अंतर किया जा सकता है। अंतर करने के लिए क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण करेंगे, उससे पता चल जाएगा। और जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है वो उसको प्राप्त करने में सफल है, इसके लिए क्या हो जाएगी? वैधता। जिस उद्देश्य के लिए प्रयोग हम करा रहे हैं तो बिल्कुल देख रहे हैं कि बच्चे में स्किल डेवलप हुई कि नहीं हुई, वो किसके अंतर्गत आता है? वैधता के अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहले में 4 5 3 2, 4 5 3 2, तो 4 5 3 2 ये वाला दूसरे वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। कैसे? सही ढंग से बिल्कुल। अरे कोई भी चीज सही होती है तो गुड है, सही को तो क्या कहेंगे? गुड है, गुड। और गुड किसकी परिभाषा है? गुड्स की है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ये बताती है कि सही से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। किसने ये बात कही थी? गुड्स महोदय ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा है देख लेता हूं मैं एक बार। क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? बताओ कब तक चलती रहनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था? उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कब तक चलेगी? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर नहीं हो। बिल्कुल ठीक है। जब तक छात्र रुचि ना लें,
जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए, कौन सा होगा? पहला वाला हो जाएगा। जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर नहीं हो तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण किया जा सकता है? परावर्तन के लिए किसके द्वारा अपन समझा सकते हैं? देखो, पहले प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट, संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण। देखो, ये भी होता है दिखाता हुआ चार्ट। सीखने वाले के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछ करके संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो देख करके, ये दृश्यमान हो गया, जैसे ये भी माने। अब इनमें देखो आप, संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। सब एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन बात किसकी आती है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ABL है। साइंस हमेशा क्रिया आधारित होती है। सीखने वालों के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का क्या करना? अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना। तो कौन सा हो जाएगा उसमें? ये सेकंड वाला हो जाएगा। 136 पर चलते हैं अपन। 136 क्या है? विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ देखो क्या होता है, कुछ शब्दों के आधार पर अपन अपने उत्तर दे देते हैं और उत्तर देने के बाद में बिल्कुल यूँ होता है कि साहब ये तो ऐसे ही होगा। मैं आपसे ये पूछूं, जैसे एक ये शब्द चलता है धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सतत विकास की धारणा, ये जैसे ये दो शब्द हैं। अब इसके आधार पर अपन कई बार कहते हैं कि बताओ इसका क्या है, जैसे तो यूँ कहते हैं कि साहब सतत विकास, सबका विकास कैसे है? धारणीय विकास होता है कि जितने संसाधन प्रकृति अपने को उपलब्ध कराती है उसमें उतने ही जो हैं उनका क्या किया जाए, शोधन किया जाए, जितने वापस रीजनरेट हो जाए है। इस तरह से धारणीय विकास में लेते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ क्या किया जाए, छोड़ा जाए। यहाँ भी यही था, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। झट से सोचते हैं विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, बस ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्यों? क्या ये नहीं है क्या? अधिगम के आकलन हेतु आपने जो सीखा है उसके आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास, आपने कौन कौन सी एक्टिविटी की है, आपने कैसा अभ्यास किया है, उसका आकलन, वो सतत एवं समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो ये वाला नहीं आएगा। कौन सा आएगा? ये सेकंड वाला आएगा। नेक्स्ट देखिए, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा की है। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता किसकी? पाठ्यक्रम की। कौन सा होगा उसमें? विज्ञान को ऐसे विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हों। विज्ञान को मूल्यों से अनूठी विशेषताएं हों, नहीं जम रहा कोई। विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभी सामाजिक सरोकारों से तो प्रभावित होगा ही, कैसे आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिभाषित कराया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यक्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जा सकते हैं। अब ये दोनों बड़े नियस्ट हो गए। कौन सा बताओगे आप? दोनों के लिए जब बारी आती है तो इसमें कौन सा करोगे आप? क्या चल रहा है बताइए, जैसे कौन सा हो जाएगा? बबीता, दक्ष, प्रियंका डी, कार्तिक डी, सुमन सेवदा डी। कौन सी चीज आ रही है? प्रक्रियात्मक वैधता। देखो, शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, अभी अपन बात कर रहे थे परिवेश की, पर्यावरण की, तो वो चीज भी आ रही है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिभाषित कराया जाना चाहिए। दूसरा, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यक्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच प्रक्रियाओं में, कौन सी? वैज्ञानिक सोच। और यहां भी बात किसकी हो रही है? प्रक्रियात्मक वैधता की हो रही है। तो इसमें ये प्राकृतिक प्रक्रिया वाला नहीं होकर के कौन सा वाला होगा कि ये वाला होगा कि प्रक्रियाओं में व्यक्त रखा जाना चाहिए, वैज्ञानिक सोच पैदा करने की दिशा में अपने को लेकर के जाती हैं, छात्रों को लेकर के जाती हैं।
विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। आकलन पर किसका बल देना चाहिए? अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की सतह पर, संक्षिप्त परिभाषाओं और सही उत्तरों पर, प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति पर, साफ और स्पष्ट आरेख बनाने पर। देखो गणित के हिसाब से तो अपन ये हो जाएगा, है संक्षिप्त परिभाषाओं, अवधारणाओं। अरे साइंस की जहां बात आएगी तो साइंस में तो क्रिया आधारित, प्रैक्टिकल बेस्ड, और प्रैक्टिकल बेस्ड जो चीज होगी वो कौन सी हो जाएगी? प्रयोग करते हुए सही परिणामों की प्राप्ति से। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखो नियम और सिद्धांत क्या होते हैं आपको बता दूं। सिद्धांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिद्धांतों को हम सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्धांत जो होते हैं, नियम प्रयोग या प्रेक्षण के आधार पर सामान्यीकृत या निष्कर्ष जो होता है वो नियम होता है, जबकि सिद्धांत जो होता है वो एक व्याख्या होती है। सिद्धांत क्या होती है? व्याख्या होती है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। नियम जो होते हैं वो किसी प्रयोग या प्रेक्षण के आधार पर जो निष्कर्ष या उसका जो सामान्यीकरण जो होता है उसी के आधार पर क्या बनते हैं? नियम बनते हैं। तो यहाँ सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलते हैं, गलत बात। सिद्धांत तो सब जगह मिलते हैं। सिद्धांत तो नियम एक ही हैं, बिल्कुल एक नहीं होते। सिद्धांतों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, नियम को सिद्ध किया जा सकता है। दूसरा, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध में साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण है। साधारणीकृत वर्णन है, यहां मीन्स सामान्यीकरण का वर्णन करते हैं। वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते ना, बिल्कुल नहीं होते। सिद्धांत नियम नहीं बनते, सिद्धांतों को अपन प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस अवस्था में कौन सा होता है? ये तीसरे वाला होगा कि नियम दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध में साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का क्या है? एक स्पष्टीकरण होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ, संज्ञानात्मक वैधता का, संज्ञानात्मक वैधता में कौन कौन सी चीज? ज्ञानात्मक को मुख्य रूप से मानते हैं, और ज्ञानात्मक को मुख्य रूप से मानते हैं तो ढूंढिए इसमें कुछ उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, उससे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। वो चारों ही हैं ये तो। वैसे तो ऐसे पर्सन अपनी ओर खींचते हैं सबको। संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, सीखना, रटना, और रटना जो होता है, सीखना जो होता है, ज्ञान जो होता है लेवल के अनुसार ही होता है। किसके अनुसार होता है? लेवल के अनुसार। और लेवल कहाँ रही है? उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। किसके अनुरूप होना चाहिए? आयु के अनुरूप। क्या 140 में कौन सा आएगा? 140 में क्या चलेगा? सी, अनिता सैनी सी। सी 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 कैसे? उसे शिक्षण की समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। अरे आप उस पर आओ, ऐसे ही यूं सारे पॉजिटिव मत देखो। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का तो ज्ञान से है, और ज्ञान में कौन सा आ गया? प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यावलोकन, अपन क्या बोलेंगे? रिकॉल और रिकॉग्निशन बोलेंगे। रटने की बात आएगी, और रटने की जहां बात आएगी वो अपन किस में लेते हैं? लेवल के स्तर पर लेते हैं। संज्ञानात्मक जो चीज होगी किसके स्तर पर होगी? लेवल के स्तर पर होगी। उसके बाद में तो बहुत सारी चीजें होती हैं। संज्ञानात्मक के बाद में भावात्मक आता है, शारीरिक आता है, इस तरह से है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विज्ञान की प्रक्रिया और संप्रतियों को उचित प्रतिमानों, विज्ञान की प्रक्रिया और संप्रतियों को उचित प्रतिमानों, मॉडल्स के माध्यम से, प्रतिमानों की सहायता से समझने के लिए निम्न में से क्या क्रिया होनी चाहिए? विज्ञान संग्रहालय होना चाहिए। विज्ञान संग्रहालय जहां होगा वहां प्रक्रिया, प्रोसेस, उसके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वहाँ मॉडल्स जो होते हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। उनके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। 141 तक ही अपने क्वेश्चन थे। उसके बाद में जो क्वेश्चन है 3-4 जो क्वेश्चन है वो आपके कर्से वाले, पर्यावरण वाले हैं, तो वो आपके की के रूप में मिल जाएंगे। कल टेस्ट है और बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयारी के साथ में बहुत अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। जो बच्चे नहीं दे रहे हैं बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर रहे हैं। देना है टेस्ट, टेस्ट देने से आपका आकलन होता है, क्योंकि आपके
के लिए मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे ध्यान देना कि आपके 110 नंबर बन रहे हैं। अरे 110 तो बन गए, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन जो गलत थे, जो आपको आ नहीं रहे थे, उन पर आपने टिक किए हैं। उन प्रश्नों को आपको ढूंढना है। वापस मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हर क्वेश्चन को आप करते हो, टिक लगाते हो। सही हो जाता तो आप ये मानते हो कि मेरे को आ रहा था, आ नहीं रहा था। आप जब भी पेपर करो तो उसमें पहले बिल्कुल यूँ देख लो कि ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा था। इस 15 जो क्वेश्चन है मैंने उनके टिक किए थे, टप्पे मारे, उस 15 में आपके 7 सही हो गए। तो 15 में 7 सही तो हो गए, लेकिन आपको आ तो नहीं रहे ना, वो आपके साथ वो गलत ही तो थे ना। आपको उन 7% को समझना है। उन 7% जो आपके सही दिख रहे हैं, लेकिन हैं कैसे, आपको नहीं आने वाले हैं, उनके इर्द गिर्द आपको देखना कि कहाँ आपसे त्रुटि हुई, किस वजह से ये मेरे को आ नहीं रहा था, टप्पा लगी है, वो एक अलग बात है। तो गंभीर होकर के और लगे रहिए, गंभीर होकर के नहीं, मस्त होकर के। यदि आप गंभीरता में उलझ जाओगे तो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। बिल्कुल माइंड रिफ्रेश करके, और माइंड रिफ्रेश करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ उतनी ही अधिक याद होती हैं। नींद आए उस समय सो जाइए, 15 मिनट बाद में अपने मित्रों को कहिए कि वो जगा देंगे। अकेले रहते हो तो घर पर मम्मी या पापा को फ़ोन कर दो उस समय, पापा सो रहा हूँ, आधा घंटे बाद में घंटी दे देना, तो आधा घंटे बाद में उठ करके वापस आप उसी रूप में लग जाओ। पढ़ाई जो होती है घंटों के हिसाब से नहीं होती कि आप 15 घंटे पढ़े तो आप बहुत जोर के पढ़ गए ना। पढ़ाई होती है गुणवत्तापूर्ण, जो पढ़ो उसका क्या करो, चिंतन करो, उसके ऊपर मनन करो, उस पर क्या करनी है, चर्चा करनी है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आपका रिजल्ट रहेगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। मैं 2-3% साइंस के हैं तो वो थोड़े से आपको साइंस के क्वेश्चन बता देता हूँ। काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम्स थी। देखिए बड़े अच्छे प्रश्न हैं, लेवल फर्स्ट वाले भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न, एक वाद्य यंत्र 200 कंपन पूर्ण करने में 2 सेकंड का समय लेता है, उसका आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होगी? तो आपको बता दूं, क्लास 7th में कैपिटल टी का फॉर्मूला दे रखा है स्मॉल टी अपॉन एन। आप कंफ्यूज होकर के और इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ध्यान देना। कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी अपॉन एन मैंने ये सिखाया है। आवर्तकाल परिभाषा से भी निकाल लेना आप कि एक चक्कर में लगा समय, इससे एक चक्कर में लगा समय इस रूप में ले तो ये आवर्तकाल होता है। एक चक्कर में लगा समय। यहां कितने चक्कर दे रखे हैं? 200 कंपन। कंपन कर दो, एक ही बात है। चक्कर की जगह क्या कर दूंगा, कंपन कर देता हूं। एक कंपन में लगा समय चक्कर की जगह। तो 2 सेकंड का समय कितने, 200 कंपन में। तो यहां पर लिखते हैं कि 200 कंपन में लगा समय कितना है, 2 सेकंड। तो एक कंपन में लगा समय कितना होगा, 2/200 हो जाएगा। ये मान आ गया 1/100। ये मान आ गया 0.01 सेकंड आ रहा है, 0.01 सेकंड आ रहा है। वो तो बात हुई सामान्य। अब मैं क्लास 7th की बात कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला स्मॉल टी अपॉन कैपिटल एन, कैपिटल टी एन अपॉन स्मॉल टी। तो ध्यान देना, हमेशा मात्रक जो होता है वो दाएं और बाएं भाग का बिल्कुल बराबर होता है। मात्रक जो होता है क्या होता है, दाएं और बाएं भाग का मात्रक बिल्कुल बराबर होता है। तो क्या देखेंगे इसमें यहां पर देखें, 1 मिनट में देखता हूं। हाँ बिल्कुल, मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने की दी रखी है परिभाषा, लेकिन उसमें एक लाइन आगे और भी है। समझ रहे हो मेरी बात? ये एक बच्चे का अभी मैंने कमेंट्स देखा है उसमें कि प्रयास की बुक में है, लेकिन उसमें ये लाइन आगे और जुड़ी हुई है। समझ रहे हो? बिल्कुल मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने की प्लेटो की जो परिभाषा है वो दूसरी है। और यहाँ इस परिभाषा को आप देखना कि ये परिभाषा किसके रूप में,
कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के पश्चात ज्ञान दिया जाता है, तो उससे थोड़ी सी डिफरेंट आप तब उसको आप इस रूप में लेना, क्योंकि वो कहते हैं कि वो छिद्रान्वेषी नहीं होना चाहिए, चीज को ग्रहण करनी चाहिए। अपन क्या करते हैं, कमियां ढूंढते हैं कि उसमें साहब ये दे रखा है, उसमें ये दे रखा है, तो उसकी जगह थोड़ा सा अंतर कर लो और अंतर करके उसके बाद में उसके ऊपर आ जाओ। अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार हम भी आपसे सीखते हैं, आप अच्छी चीज बताते हो कि साहब वहां ये चीज दे रखी है, वहां ये चीज दे रखी है, इसलिए तो मेरी नजर कमेंट्स पर पड़ी है, इसलिए मैंने वो चीज बीच में आपको रोक करके कही है। तो यहां मैं बता रहा हूं कौन सी चीज है, यहां बाएं भाग का मात्रक दाएं भाग के बराबर होगा। इस फॉर्मूले में देखो टी का मात्रक सेकंड है, इधर इस टी का मात्रक क्या है, सेकंड, एन चक्रों की संख्या है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा। एन क्या चक्रों की संख्या है तो कोई मात्रक इसका नहीं होगा, तो सेकंड बराबर सेकंड। यहां हम बात करें सेकंड बराबर 1/सेकंड है, इसलिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इस फॉर्मूले से रखिए आप, स्मॉल टी कितना है, स्मॉल टी 2 सेकंड है, बट्टा एन का मान कितना है, एन का मान 200 है, बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। 1/100 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/100, और 1/100 से अपन जो देखेंगे वो कितना हो जाएगा 1/100, और इसका मान आता 0.01 सेकंड। तो 0.01 सेकंड किसमें है, 0.01 सेकंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दो में है, इन दो में आता है। अब n निकालना है तो n बराबर तो क्या होता है 1/t होता है, और 1/t के लिए क्या हो जाएगा 1/0.01, और 0.01 का भाग दोगे तो कितना आता है, ये 100 के रूप में ये मान आता है। कितना आएगा 100। अब देखो, अब 100 तो इसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है 1 हर्ट्ज के रूप में, तो क्या करें, देखो 0.1 तो यहां ऊपर मैं किससे गुणा करता हूं, किलो से मैंने गुणा किया, और नीचे मैंने क्या लगा दिया 1000 लगा दिया, तो ये हर्ट्ज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और इस आप 10 का भाग दोगे तो आएगा 0.1 किलो हर्ट्ज के रूप में ये वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दे रहे हो मेरी बात, ये 0.1 किलो हर्ट्ज जो है ये किस तरह से निकला है, एक बार दोबारा आप इसको देख लीजिए। इसमें बता देता हूं मैं, 1 मिनट, क्या था अपने पास में, n बराबर क्या था, n बराबर कितना था, n बराबर था 1/t के रूप में अपन बात करें, और 1/t की बात जब बात करते हैं तो 1/, इसमें क्या लिखते हैं, कितना था मान उसका 0.01 सेकंड आता है, 100 आया था, टी का 0.01 था, 0.01 के रूप में मान था, ये हटाएंगे तो ऊपर कितना बन जाता है 100 बन जाता है। और इस 100 को अपन किसके रूप में रख रहे हैं, जब किलो हर्ट्ज के रूप में रखते हैं, किसके रूप में, किलो हर्ट्ज के रूप में, तब इसका मान 0.1 किलो हर्ट्ज के रूप में ये वैल्यू प्राप्त होती है। थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक होगी, देखता हूं मैं आगे वाले में ठीक हो जाए तो। ये चलो, ये दोनों प्रश्न आपके मिस हुए। कोई विद्युत घंटी का विद्युत धारा का प्रभाव कौन सा होगा, चुंबकीय प्रभाव होता है। देखता हूं मैं एक प्रश्न को, मुझे और समझाना आपको। तीसरा ये वाला प्रश्न, इसके लिए देखो, इसी प्रश्न की मुझे जरूरत थी। एक प्रकाश किरण जब आयताकार समतल दर्पण पर आपतित होती है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्रिंट जो है उससे हट गया, तो वो एक जो क्वेश्चन है, एक तो ऊर्जा वाला था, आपको आता है मिलान करने वाला, और दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ इसके अपन बात जो कर रहे हैं वो था ये वाला, जिसकी बार बार बच्चों की शिकायतें हो रही थी। क्या है इसको देखो, मैं बताऊं, इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में आप समझना इस प्रश्न को। और प्रैक्टिकल रूप में मैं जो ले रहा हूं, आप देखो इस तरह से लो कि जैसे ये मोबाइल है, अब इस मोबाइल को देखो, मैं एक तो इसको यूं घुमाता हूं ऐसे, ध्यान देना, मोबाइल को मैं इस तरह से यूं घुमा रहा हूं, इस तरह से टेढ़ा कर रहा हूं, तो जब मैं इस तरह से घुमाऊंगा तब थीटा का 2 थीटा होगा। सीधा लिखते हैं कि जब एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर आपतित होती है तो उसी क्षण दर्पण को यदि थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित प्रकाश किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये अपन पढ़ते हैं, लेकिन वो कब होगा, जब आप इसको इस तरह से घुमाओ, ऐसे तल के सापेक्ष घुमाओ,
लेकिन प्रश्न में क्या है, समतल दर्पण पर आपतित होती है, उसी क्षण दर्पण को 20 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा दिया जाए। अब इसको मैं बिल्कुल ऐसे घुमा दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बता दूं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं होगा। इस तरह से कोई पेज है, जैसे ये पेज है ये वाला, अब इसको मैं यदि ऐसे कर दूं तो ये तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं यदि ऐसे करूं तो 2 थीटा से होगी, तो इसका जो उत्तर है बिल्कुल 40 नहीं होगा, आपने गलती की है। इसका उत्तर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। एक घड़ी जो होती है वो दक्षिणावर्त इस रूप में घूमती है, तो यदि मैं इसको घुमा दूं, इस घड़ी को मैं इस तरह से घुमा दूं तो क्या फर्क पड़ना है मेरे को बता दो। आप चाहे इसको ऐसे घुमाओ चाहे इस तरह से घुमाओ, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, यदि दक्षिणावर्त या वामावर्त यदि घुमाया जाता है तो ऐसी अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप ध्यान दे लेना इस चीज का, समझ रहे हो। तो इसमें क्या आएगा? 0 डिग्री ही आएगा, 40 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो रट रखा है सब कुछ। आपको बता दूं, रटने से कुछ नहीं होगा, पहले बता दूं। ब्लूम ने अपने जो उद्देश्य बताए हैं उसमें संज्ञानात्मक जो उद्देश्य जो बताए हैं ना, उसने ज्ञान को सबसे निम्नतम स्तर पर माना है, क्योंकि ज्ञान रटने पर जोर देता है। रिकॉल और रिकॉग्निशन रटने पर जोर देता है, रटने वाली जो चीज है वो निम्नतम स्तर की होती है। और आपका भी रटावा था कि प्रकाश किरण आपतित होगी तो दुगुने कोण से घूम जाएगी, हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ये तो देखो कि उस दर्पण को घुमाया कैसे गया है, उसको तो गोल घुमा दिया, गोल घुमाने से क्या प्रभाव पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तल के सापेक्ष यदि घुमाते तो उसमें क्या पड़ता? प्रभाव पड़ता। चलो एक क्वेश्चन और रह रहा है शायद। जब एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर पेडल मारते हुए चलता है तब उसके लिए निम्न कथनों में से सही का चयन करो। घर्षण बल आगे वाले पहिए पर पीछे की ओर लगता है, किसके कारण? बल के कारण। किसके कारण लगेगा? बल की दिशा के विपरीत नहीं, आगे वाले पहिए पर गति के कारण। आगे वाले पहिए पर किसके कारण लगेगा? गति के कारण भाई, गति के कारण। बल किस दिशा में आरोपित होता है? घर्षण बल। घर्षण बल नंबर 1 पर याद रखिएगा, आरोपित बाह्य बल के विपरीत होता है। नंबर 2 पर याद रखिएगा, गति के विपरीत होता है। पहले बल वाली चीज को चूज करना आपको, पहले किसको चूज करना? बल वाली चीज को। दूसरा किसको चूज करना? गति वाली को। आगे वाले पहिए पर कोई बल नहीं लग रहा, उसके चैन नहीं बंधी हुई, फ्री घूमता है वो, उस पर लगने वाला बल गति के विपरीत होगा, तो किस तरफ होगा? पीछे की ओर लगेगा। जबकि पीछे वाला जो पहिया होता है उसको चैन घुमाती है। आप जब पैडल मारते हैं तो पैडल मारने पर उस पर क्या आरोपित होता है? बल आरोपित होता है। और आपको बता दूं, जब हम चलते हैं, गाड़ियों के पहिए जब घूमते हैं तो उसमें हमेशा बल जो होता है वो आगे की तरफ नहीं लगता, पीछे की तरफ लगता है। यूं घूमता है ना वो, तो पीछे की तरफ बल लगता है। हम भी जब चलते हैं तो हमारा बल भी पीछे की ओर लगता है। कभी भी देखना, पांव से मिट्टी क्या होती है? पीछे की तरफ दबती है, तो हमने बल किस तरफ लगाया? पीछे की तरफ लगाया। साइकिल का पहिया बल किस तरफ लगाएगा? पीछे की तरफ, तो वो पीछे की तरफ लगने वाला बल है, उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल किस तरफ लगेगा? आगे की तरफ लगता है। जबकि पीछे वाले पहिए पर घर्षण किस तरफ होगा? आगे की ओर लगता है। दूसरा देखो, बिल्कुल सही है ये। जैव ऊर्जा, आप जब साइकिल चलाओगे तो आपकी जैव ऊर्जा, आपके पसीने आएंगे, आपकी थकान आएगी, आपकी एनर्जी खत्म होगी, और उस ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा? यांत्रिक ऊर्जा में होगा। तो किस में रूपांतरण होता है? यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होगा, ये भी सही है। साइकिल का पहिया घूर्णन गति करता है, बिल्कुल अपनी जगह जब खड़े खड़े घूमे तो घूर्णन गति है। पंखा कैसी गति करता है? पंखा घूर्णन गति करता है, लेकिन पंखा अपनी ही जगह घूमता है, वो चल करके पूरे कमरे में नहीं घूमता। जबकि साइकिल का पहिया, साइकिल चल रही है, जब एक व्यक्ति साइकिल पर सवार होकर चलाता है पैडल मारते हुए, तो साइकिल का पहिया घूम भी रहा है, तो घूर्णन गति भी है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। तो उसमें कौन सी है? रेखिक गति भी है। दोनों गतियां इसमें शामिल है, घूर्णन और रेखिक, तो ये वाला भी सही होगा। अब आ गया ये चौथा ऑप्शन कि एक सीधी सड़क पर, तो सीधी सड़क पर, सीधी पटरी पर यदि ट्रेन चलती तो उसकी गति एक विमीय होती। यहां सीधी सड़क की बात है। सीधी सड़क मैं बना रहा हूं, जैसे ये सीधी सड़क है,
ये सीधी सड़क है, सीधी है ना। अब साइकिल सवार यहाँ से बिल्कुल घूम सकता है ऐसे, ये चल रही है साइकिल, ऐसे चल रही है। और साइकिल ऐसे चलेगी तो कैसी गति होगी? द्विमीय गति होगी। लेकिन यही पटरियां हैं, अब इस पटरी पर जो ट्रेन आएगी वो तो सिर्फ इस पटरी पर ही आएगी, इसलिए ट्रेन की जो गति है वो सीधी पटरी पर एक विमीय होती है, जबकि सीधी सड़क पर साइकिल की गति कैसी होगी? एक विमीय नहीं होकर के और कैसी होगी? ये द्विविमीय होती है। इसलिए ये कथन गलत है, और गलत है तो इसमें कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा ही सही होगा। ये आपको बता भी दिए प्रश्न, और फिर साइंस के जो हैं मैं बाद में एक साथ, ये 8 क्वेश्चन है, अगले के हो जाएं एक साथ में 24 के साथ में और क्वेश्चन मिला करके आपको करवा दूंगा। तो कैसी चल रही है तैयारी? पेपर में कम नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके 90 नंबर आ रहे हैं, बहुत परफेक्ट हैं, आपको मैं कह रहा हूँ। हम जो प्रश्न दे रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप निकाल लोगे। रिट का पेपर आराम से निकाल लोगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपके शिक्षकों का दावा है, बिल्कुल हमें कॉन्फिडेंस है आप पर। बस आप तो लगातार पढ़ते रहिए, बिल्कुल प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना। जिस दिन एक चीज़ ये अपना करके देख लीजिए कि जिस दिन टेस्ट हो उस दिन आप जल्दी सो और आराम से पूरी नींद पूरी करके फिर पेपर दो। आप उस पेपर में देखो आपके कितने नंबर आते हैं। यदि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो अपने को 25 तारीख को भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है। 26 तारीख के पेपर के लिए बिल्कुल शांत वातावरण में पहले सोना है, एनर्जी गेन करनी है, और फिर 26 तारीख को पेपर देना है। ऐसे नहीं कि रात भर लगे रहते हैं और फिर आपको प्रश्न में नहीं दिखता ही नहीं, असत्य की जगह सत्य दिखता है, वो गलतियां आप करोगे तो वो गलतियां आपकी नहीं होंगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 90+ हो, वेल डन, बहुत बढ़िया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप उसमें 20 से 25 नंबर प्लस कर जाओगे। दावा है ये हमारा आप पर विश्वास है। चलो ओके, थैंक यू, बाय।